चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा उसको बंद कर दें। चलिए तो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर पे हम लोगों ने चेक तक का डिस्कशन कंप्लीट किया हुआ था। तो इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है। हमने पहले देखा द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके बाद फिर हमने देखा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देन वी जंप टू द प्रोमिसरी नोट, देन वी डिस्कस द characteristics of the promissory note, then we thought about the bill of exchange, then we discussed the characteristics of the bill of exchange, and then we jump to the check. और चेक के अंदर हमने उसका बस मीनिंग देखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक? चेक मींस व्हाट? कम ऑन, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बताएंगे मुझको क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है? यस, तो मीनिंग में लिखना चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बताएंगे चेक हम किस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हम किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा किस पे ड्रॉ किया जाएगा? ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बताएंगे क्या ये अदरवाइज दैन ऑन डिमांड पे होता है? नहीं होता है, इसको डिमांड पे ही पे करते हैं। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड को छोड़ करके और किसी तरीके से पेएबल नहीं होगा। तो व्हाट इज अ चेक? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड द इलेक्ट्रॉनिक चेक। आई बात समझ में? व्हाट इज ट्रंकेटेड चेक? ट्रंकेटेड चेक मतलब फिजिकल चेक का स्कैन्ड कॉपी जो हम लोग क्लियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर फिजिकल चेक को हम क्या करते थे? इशू करते थे फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग, लेकिन टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट व्हाट वी नाउ डू, we actually scan the check and give it to the bank for the purpose of payment. उस scanned copy को भी हम लोग क्या कहेंगे? check कहेंगे। Now why the scanned copy of check is been included in the definition of check? Because अगर स्कैन कॉपी है फिर भी उसके ऊपर चेक के सारे प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे। आई बात समझ में? ओनली फिजिकल चेक पे चेक के अंदर जितने बातें बताने वाले हैं या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बातें अप्लाई होती है, ऐसा नहीं। स्कैन्ड इमेज पे भी चेक के साथ साथ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। सही बात है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक? वापस एक बार, चेक का मतलब क्या होता है लिखते हैं यहां पे। तो चेक का मतलब क्या है? कमॉन, चेक माने इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, जो किस पे ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉन ऑन, क्या बोलो? ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। तो बताएंगे मुझको हमेशा चेक के अंदर पेई जो होता है वो बैंक ही होता है। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। बताएंगे ये कैसे पे होता है? ये कैसे पे होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन, क्या बोलो? देन ऑन डिमांड। मतलब यहां पे लिखेंगे नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल, मतलब ये कभी भी डिमांड पे, डिमांड को छोड़ करके और किसी तरीके से पेएबल हो इसलिए बनाया नहीं गया है। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? इसके अंदर ट्रंकेटेड चेक आता है एंड साथ साथ क्या आता है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फिजिकल चेक बनाते हो वैसे ऑनलाइन चेक बना करके डायरेक्टली बैंक को ऑनलाइन ही दोगे। जैसे आप आरटीजीएस एनईएफटी अगर ऑनलाइन बैंकिंग से करते हो, वैसे ही ये भी एक चेक का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको चेक के डिटेल्स डालने होते हैं। वो चेक क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली बैंक के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। जैसे आप फिजिकली चेक को बैंक के पास जमा करते हो वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना करके जमा कर देना है। तो दिस इज व्हाट योर चेक इज ऑल अबाउट। आई गेस हमने चेक का मीनिंग नहीं लिखा हुआ है ना, तो लिखना शुरू करेंगे चेक और ये मीनिंग लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चेक लिखना है और ये सब कुछ उसके अंदर नोट डाउन करना है. इज इट ओवर? चलिए, नाउ बताएंगे मुझको, चेक जो है क्या हमेशा डिमांड पे होगा? द आंसर इज यस. और क्या ये बैंकर का नाम उसमें इंक्लूडेड होगा? यस. हाँ कि ना? एक काम करेंगे, ये वाला नोट पढ़ेंगे और बताएंगे क्या लिखा है. यस. सो व्हाट दे हैव रिटन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड्स व्हाट? एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर एंड, अरे क्या हो गया उसको दिख नहीं रहा. सी, दिख रहा है? तो एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड वर्ड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर एंड एनी, क्या बोलो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. मींस व्हाट बताएंगे? पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप डिपॉजिट रख सकते हो. ओके, कई बार पोस्ट ऑफिस भी आपको चेकबुक इशू करता है, तो बताएंगे पोस्ट ऑफिस भी चेक को इशू करता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई हो जाएगा? यस. तो कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो, ये भी आपके चेक इशू करने वाले लोग हैं और उस चेक पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. सही बात है. नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको लिखने की गरज नहीं, इसको पढ़ने की गरज भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है. ये भी बात पढ़ने की गरज नहीं, ये भी छोड़ दो. आगे आते हैं स्पेसिमेन ऑफ चेक. तो कुछ चेक कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो एक काम करेंगे, चेक का स्पेसिमेन अपने नोटबुक में रिक्रिएट कर लेंगे. ये वाला चेक का स्पेसिमेन बनाओ.
चलिए नाउ चेक के पार्टीज कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे चेक में क्या होता है एक ड्रॉवर वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ड्रॉवर होता है मीन्स द पर्सन हु ड्रॉज द चेक अगर मान लो मैंने अपना चेक बना दिया तो मैं कौन बन गया ड्रॉवर बन गया बताएंगे चेक में ड्रॉवी हमेशा कौन होता है चेक में हमेशा कौन होता है ड्रॉवी बैंक होता है हम किसी और पे चेक बना नहीं सकते हाँ कि ना नीचे ड्रॉविंग केस ऑफ नीड आ रहा है उसको थोड़ा सा पेंडिंग मार्क करेंगे इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे एंड लास्ट वन पे हु इज द पे जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है यानी कि जिसको पेमेंट करना है ठीक है चलो स्टार्ट राइटिंग द पार्टीज आल्सो राइट डाउन द पार्टीज टू द चेक parties to the check parties to the check parties to the check उसमें लिखा नंबर वन ड्रॉवर उसके अंदर लिखो नंबर वन ड्रॉवर ड्रॉवर में लिखो डैश द पर्सन हु मेक्स द चेक ड्रॉवर में लिखो द पर्सन हु मेक्स द चेक द पर्सन हु मेक्स द चेक the person who makes the check number 2 drawee number 2 drawee the person who is directed to pay the person who is directed to pay the person who is directed to pay must means what who is this person is a bank bracket में लिखो bank ब्रैकेट में लिखो बैंक एंड लास्ट वन पे लास्ट वन पे पे डैश करके लिखो पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड पर्सन इन हुज फेवर चेक इज इशूड ब्रैकेट में लिखो ब्रैकेट में लिखो टू हुम द चेक इज पेएबल ब्रैकेट में लिखो टू हुम द चेक इज पेएबल हो गया चलिए तो चेक के पार्टी जहाँ पे खत्म हुए देखिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यू टेल मी चेक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे इसेंशियल इसके अंदर होने चाहिए हाँ कि ना तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज जरा खुल करके बताइएगा मुझको इट मस्ट बी इन राइटिंग हाँ कि ना नंबर 2 क्या होगा इट कंटेन द unconditional order to pay then the parties must be certain amount must be certain sum must be money हाँ कि ना तो ये सारी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या वो सारे के सारे चेक के अंदर भी होंगे व्हाई बिकॉज चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज बस दो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कौन कौन से नंबर 1 ये हमेशा किस पे ड्रॉ किया जाएगा बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा और ये हमेशा किस पे पेएबल होगा डिमांड पे पेएबल होगा ये बस दो डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके बोलो चेक के सही बात अरे पक्का ओके तो लिखना शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेक राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेक इज इट ओवर ओके उसके अंदर लिखना ऑल द इसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज all the essentials of bill of exchange all the essentials of bill of exchange and number 2 क्या लिखेंगे it is drawn on a specified banker it is drawn on a specified banker it's drawn on a specified banker number 2 must be payable only on demand it must be payable only on demand
ओके चलिए आएंगे पेज नंबर 78 पे। कम टू पेज नंबर 78। चेक के बारे में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या, चलिए अच्छा बताएंगे, ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने मान लो आपको एक चेक काट करके दे दिया, आप क्या करोगे, उसको अपनी बैंक में दोगे, आपकी बैंक क्या करेगी, मेरे बैंक के पास आएगी, मेरे बैंक से पेमेंट मांगेगी, मेरी बैंक क्या करेगी, मेरे खाते में जाके चेक करेगी उसमें पैसा है या नहीं है। अगर मेरे खाते में पैसा है तो चेक क्लियर हो जाएगा, और मेरे खाते में पैसा नहीं है तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो चेक वापस किसको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, और आपकी बैंक क्या करेगी, मेरे को प्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में? इसका मतलब मैंने चेक आपको इशू किया जबकि मेरे खाते में पैसे नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो वेदर दिस इज द क्लियर केस ऑफ काइंड ऑफ फ्रॉड, हाँ कि ना? मतलब आप मेरे से पेमेंट मांगने का तगादा लगा रहे हो कि भैया पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। मैंने चल इसका मुंह ही बंद कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बैंक का चेक दिया आपको कि जिसके अंदर पैसा ही नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए आपका मुंह बंद हो गया। आपने चेक का पेमेंट मांगा लेकिन पेमेंट नहीं मिला, तो इन शॉर्ट मैंने आपसे फ्रॉड ही किया। तो बताएंगे क्या इसके लिए मेरे ऊपर कोई सजा होनी चाहिए, क्या इसके लिए मेरे ऊपर कोई सजा होनी चाहिए? द आंसर इज यस, और वो सजा बोली हुई है सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस सेक्शन नंबर को भी आपने याद करना है। सेक्शन नंबर क्या बोलो, 138। रियलिटी लाइफ के अंदर भी आपको ये सेक्शन बहुत बारी बैंक के ऑडिट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 138, जोर से बोलो क्या सेक्शन है, सेक्शन 138, जोर से बोलो क्या, सेक्शन 138। इस सेक्शन नंबर को याद रखना है, सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या आता है बोलो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ द फंड्स इन द अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के अंदर आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है और उसकी वजह से आपका चेक क्या हो गया बोलो, डिसऑनर हो गया। देखिए कंडीशंस क्या है, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद द बैंकर, अगर उसने किसी अकाउंट किसी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन किया है और उस अकाउंट का अगर उसने चेक इशू किया है, देन ये चेक किस लिए इशू किया है, चेक इशू किया है फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि मैंने आपको कुछ पेमेंट करना था उसके लिए मैंने आपको चेक दिया हुआ है। नंबर 2, किसको दिया है, टू अनदर पर्सन, उस अकाउंट से यानी कि किसी और पर्सन को। नेक्स्ट वन किसके लिए, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, or donation or as a security or in charge of the mere moral obligation or for an illegal consideration would be outside the purview of this section. Okay, what do you mean by this? इसको थोड़ा सा आप पेंडिंग मार्क करेंगे, इसको आप थोड़ा पेंडिंग मार्क करेंगे और इसको छोड़ करके पढ़ेंगे। ओके बताएंगे मुझको, आपका चेक डिसऑनर हुआ, क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 1, आपने किसी पेमेंट को करने के लिए चेक दिया, किसको दिया, किसी और पर्सन को दिया। क्यों दिया, बिकॉज आपको उस पर्सन का कोई डेट सेटल करना था या कोई लाइबिलिटी पे करनी थी। मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं, उसको पे करने के लिए मैंने आपको चेक दिया, तो क्या ये चेक दिया वैलिड है? यस। तो बेसिकली आपका चेक जो डिसऑनर हुआ है, उस चेक को आपने इशू करने का रीजन क्या था, टू पे एनी डेट और एनी लायबिलिटी, चाहे पूरा पे करे या फिर आधा पे करे। और वो चेक क्या होता है, रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, बैंक से वो चेक पे नहीं हुआ और वो अनपेड हुआ। व्हाट इज द रीजन कि चेक वो वापस आया? नंबर 1, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशिएंट, मींस व्हाट, उस चेक को पे करने के लिए पैसा ही insufficient है, or that exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, means what कि in short उस बैंक ने आपका पेमेंट नहीं किया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ दी फंड। वापस एक बार यहाँ पे ध्यान दो, वो सारी बातें भूल जाओ, अब यहाँ पे चेक कर। सीन क्या हुआ है कि ए ने एक चेक बना करके किसको दिया है, बी को दिया है। हुआ यूं है कि बी ने ए को कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्या बोलो, किसने किसको बेचा, बी ने ए को बेचा। उसको पे करने के लिए उसने क्या किया, एक चेक इशू कर लिया। बताएंगे क्या ए इज लाइबल टुवर्ड्स बी टू पे सम मनी, उस मनी को पे करने के लिए उसने चेक इशू किया हुआ है? यस। तो नंबर 1 क्या आएगा, चेक हैज बीन इशूड, किसके लिए, फॉर, जोर से बोलो, फॉर पेमेंट,
ये पहला कंडीशन है। 138 के कंडीशंस बता रहा हूं, एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, चेक इज इश्यूड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, फॉर पेमेंट ऑफ सम मनी। नंबर 2, किसको इश्यू किया है? टू अनदर पर्सन, टू क्या बोलो? अनदर पर्सन। नंबर 3, चेक को इश्यू करने का रीजन क्या है? टू पे, क्या बोलो? डेट और एनी लाइबिलिटी। और चेक क्या हो चुका है? रिटर्न हो चुका है। क्यों रिटर्न हुआ? ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। 5 कंडीशन याद रखना है सेक्शन 138 के, तभी आपको 138 की पेनल्टी लगेगी। एक एक कंडीशन को डिटेल में समझते हैं। पहला कंडीशन एकदम सिंपल है, क्या? कि चेक को इश्यू किया है फॉर द पेमेंट ओनली। ऐसे ही मैंने आपको पैसे उधार देने के लिए नहीं दिया हुआ है, किसी पेमेंट को करने के लिए चेक इश्यू किया। किसको इश्यू किया? किसी और पर्सन को। मान लो मेरा एक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में और एक अकाउंट है आईडीबीआई बैंक में। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक काट करके आईडीबीआई में जमा करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आईडीबीआई में ट्रांसफर करना है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना चेक क्या आईडीबीआई के बैंक में जमा कर सकता हूं? यस, क्यों नहीं कर सकता? अरे मेरा ही अकाउंट है ना दोनों, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे आईडीबीआई में ट्रांसफर करने हैं, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक आईडीबीआई में जमा कर सकता नहीं कर सकता हूं? हाँ कि ना? तो बताएंगे मैंने किसी और पर्सन को पे किया कि मैंने खुद को पे किया? अच्छा, वो चेक अगर डिसऑनर हुआ क्योंकि मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे नहीं है, तो 130 का पेनल्टी आएगा। वो व्हाट्सएप में इमोजी पता है कैसा? ऐसा हो गया मेरा। बैंक ऑफ बड़ौदा से आईडीबीआई में पैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके लिए मैंने क्या किया? मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक लिया, उसमें लिखा पे टू माय नेम आईडीबीआई बैंक, और मैंने आईडीबीआई बैंक को वो चेक दिया। आईडीबीआई बैंक क्या करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएगा, उसका पेमेंट मांगेगा। आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा में मान लो पैसा ही नहीं है, तो वो चेक डिसऑनर हुआ ना। लेकिन पेमेंट किसको किया? खुद को किया, किसी और पर्सन को किया क्या? नहीं। तो अगर किसी और पर्सन को पेमेंट करते तो 138 अप्लाई होता है, पेनल्टी लगा गया, मैं खुद लगाऊंगा पेनल्टी अपने ऊपर। आई बात समझ में? तो दूसरा कंडीशन आपको क्लियर है? पेमेंट टू अनदर पर्सन का मतलब क्या है? किसी और पर्सन को पे होना चाहिए, खुद को पे नहीं होना चाहिए। खुद को पे होता है तो ये 130 का पेनल्टी नहीं लगता है। नंबर 1 क्या बोलो? चेक इज इशूड फॉर द पेमेंट। जोर से बोलो, चेक इज इशूड फॉर द पेमेंट। नंबर 2 क्या बोलो? चेक इज इशूड टू दी अनदर पर्सन। नेक्स्ट वन, चेक किसके लिए दिया हुआ है? टू पे द डेट और टू द लाइबिलिटी। मतलब उस चेक को पे करने का मकसद है कि मैं किसी लाइबिलिटी को पे कर रहा हूं या किसी डेट को पे कर रहा हूं। मीन्स व्हाट? कि अगर मान लो मैंने आपसे गुड्स क्रेडिट पे लिए हुए हैं, मैंने आपसे कोई लोन लिया हुआ है और उस डेट को सेटल करने के लिए लोन दे रहा हूं, मैंने ऐसे आपको गिफ्ट देने के लिए चेक दिया, किसी डोनेशन को देने के लिए चेक दिया, या एवं ऐसे ही पैसे देने के लिए आपको चेक दिया हुआ है, और वो अगर डिसऑनर होता है तो 130 की पेनल्टी नहीं लगती है। इन शॉर्ट, मान लो यहां पे मैं हूं और मान लो मैंने सिद्धि विनायक ट्रस्ट, ओके, इसको मैंने एक चेक दिया। चेक क्यों दिया? डोनेशन का चेक दिया। किसका चेक दिया? डोनेशन का। और अगर मान लो ये चेक मेरा डिसऑनर हुआ, बिकॉज सिद्धिविनायक ट्रस्ट क्या करेगा? मेरे बैंक के पास आएगा, आके ना, और चेक को क्लेम करेगा, लेकिन मेरे बैंक में पैसा नहीं है। बताएंगे क्या सिद्धिविनायक ट्रस्ट मेरे ऊपर 138 का केस बना सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मैंने ये चेक किस लिए दिया था? डोनेशन के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? डोनेशन के लिए, किसी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए नहीं। बात समझे क्या? तो हमेशा चेक किस लिए इशू होना चाहिए? टू पे एनी डेट और टू पे द लाइबिलिटी। तो पहला कंडीशन क्या है? चेक इज इशूड फॉर द पेमेंट। नंबर 2 क्या बोलो? इट इज गिवन टू द अनदर पर्सन। अच्छा, पेमेंट में क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मेरे को कोई डेट पे करना है या कोई लाइबिलिटी पे करनी है, और वो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। क्या हो गया? रिटर्न हो गया। लेकिन रिटर्न आने का रीजन क्या है? मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अच्छा, अकाउंट में पैसा ना होने के अलावा कोई रीजन है कि चेक वापस आ जाए? अकाउंट में पैसा है लेकिन फिर भी चेक रिटर्न आया, ऐसे कौन से रीजन है? अमाउंट नहीं लिखा हुआ, इट मींस चेक के डिटेल्स इनसफिशिएंट, मतलब चेक को ठीक से भरा हुआ नहीं है। कहा गया चेक? यस। तो मान लो यहाँ पे मैंने डेट लिखा, आज का डेट क्या है? 24। ओके, अरे यार, अब गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया 22।
मैंने बोला अरे ये गलती हो गई, ऐसा काट दिया, इधर लिखा। क्या इस चेक का पेमेंट होगा, रिटर्न आएगा, अकाउंट में पैसा है, यस सही बात है। यहाँ पे मैंने लिखा पे एबीसी, फिर बोला अरे ये गलती से ना एबीसी, तुम्हारा नाम एबीडी है ना, बल्कि एबीडी लिख दिया। क्या पेमेंट होएगा, मैंने लेके यहाँ पे ₹10,000 ओनली, और यहाँ पे बक्सा आएगा कितने का, मैंने गलती से ऐसा कर दिया, फिर बोला अरे गलती होगी, बताएंगे चेक का पेमेंट होएगा। चलो बाकी सारी बातें ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है। मैंने तारीख भी बराबर लिखी, लिखा पे एबीसी, अकाउंट पे भी कर दिया, लिखा 10,000 ओनली, ओके। यूजुअली मेरा सिग्नेचर ऐसा है, मैंने गलती से बस ये कर दिया, गलती से क्या कर दिया, ये कर दिया, ऐसा किया ही नहीं। बताएंगे मेरा सिग्नेचर मिसमैच होएगा, क्या चेक पेमेंट करेगा, बैंक पेमेंट नहीं करेगा चेक का, हाँ कि ना, तो बताएंगे अकाउंट में पैसे ना होने को छोड़ करके क्या कोई और भी रीजन हो सकता है चेक का पेमेंट ना होने का, यस। तो क्या उसके लिए 130 का पेनल्टी लगता है, नहीं। पेनल्टी कब लगता है, जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको पता है कि अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी आपने चेक इशू किया। ये रहे उसके कंडीशंस। भाई और बहनों, एनी डाउट सो फार? तो 138 का पेनल्टी लगने के कंडीशंस क्या है, क्या कंडीशंस है, चेक इशू किया है फॉर द पेमेंट, चेक किसी और पर्सन को इशू किया है, चेक किसी डेट या लाइबिलिटी को पे करने के लिए इशू किया गया है, और वो चेक क्या हो गया, रिटर्न हो गया ड्यू टू क्या बोलो, इनसफिशिएंसी ऑफ दी फंड। चेक क्या हो गया बोलो, रिटर्न हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ दी फंड। क्लियर मेरी बात? अरे झेप लगा पक्का? Now, such person shall be deemed to have committed an offense and shall be punishable with the imprisonment. देखो अभी पेनल्टी क्या है, ये पेनल्टी बोला हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है, पेनल्टी बोला हुआ है। पेनल्टी क्या है, पेनल्टी है कि आपको कितने साल की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल कितने साल की हो सकती है, एक्सटेंड टू 2 years, मतलब मैक्सिमम कितना 2 years। और बोला है और मने या फिर फाइन विथ में एक्सटेंड्स टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, मतलब 2 गुना चेक का अमाउंट या फिर दोनों। वाह वाह वाह, क्या पेनल्टी। अगर ये हो गया, सुनो बात को, अगर ये हो गया तो पेनल्टी क्या है, सुनो, ये हो गया तो पेनल्टी क्या है, पेनल्टी क्या है, कमॉन, जेल होगी कितने आपको, 2 years की मैक्सिमम, यानी कि अप टू, और क्या बोलो, मैक्सिमम कितना पेनल्टी है, 2 times ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों, मतलब दोनों भी लगाए जा सकते हैं। सपोज मैंने चेक इश्यू किया 10,000 का, तो पेनल्टी कितना लगेगा, एक तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है, या फिर जेल में नहीं डालना है तो कितना मैक्सिमम पेनल्टी फाइन लगेगा मॉनिटरी, 20,000। वाई, बिकॉज 2 times ऑफ चेक, 20,000 रुपीज। और दोनों भी, मतलब जेल में भी डाला जा सकता है 2 साल तक, चाहे 1 साल हो, 6 महीना हो, 2 साल हो, 1.5 साल हो, या फिर 20,000 तक, 10,000, 15,000, 12,000, 20,000 लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? ये पेनल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 130 इंपॉर्टेंट है और उसके कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। भाई और बहनों, एनी डाउट, बच्चों बहनों एनी डाउट, पक्का? चलो अभी एक काम करेंगे, सेक्शन 138 लिखेंगे, ये हेडिंग देंगे डिसऑनर ऑफ चेक, लिखेंगे डिसऑनर ऑफ चेक, ये कंडीशंस लिखेंगे। सुनो बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कंडीशंस लिखेंगे, उसके बाद ये पेनल्टी लिखेंगे, और ये होने के बाद यू विल स्टार्ट रीडिंग दिस वन, कि 138 कहाँ पे अप्लाई नहीं करता है, देन विल डिस्कस। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपने उसको आंसर करना है। हेडिंग दो डिसऑनर ऑफ चेक, कंडीशंस लिखो, पेनल्टी लिखो, और 138 कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है उसको एक बार पढ़ो।
चलिए, रीड किया आपने, रीड किया, कुछ समझा? एकदम सिंपल लैंग्वेज है? डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है? दिमाग के ऊपर से चला गया कि समझा कुछ? थोड़ा थोड़ा समझा। चलो एक काम करते, बताओ मुझको ये क्या लिखा हुआ है? चेक प्रेजेंटेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड मीन्स व्हाट? अगर मान लो आपने चेक इशू किया है, तो चेक को आपने बैंक के पास प्रेजेंट कब करना है फॉर द पेमेंट? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना? चेक का वैलिडिटी होता है कितना? 3 मंथ्स। तो आज मान लो मैंने 22 अगस्त को अगर आपको चेक दिया है, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 22 नवंबर तक आप चेक को जमा कर रहे हो फॉर द पेमेंट। अगर आप 1 दिसंबर को चेक को जमा कर रहे हो, तो चेक का पेमेंट नहीं होगा भाई, बिकॉज दैट इज टाइम बार्ड चेक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम बार्ड चेक। तो कंडीशंस क्या है कि 138 की पेनल्टी लगाने का, कि चेक को वैलिड पीरियड में जमा कर देना है। अगर आप वैलिड टाइम के अंदर चेक को जमा नहीं करते हो, तो आपका 138 का पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगा। मैंने आपको चेक दिया और आपने 1 दिसंबर को जमा किया, और मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, और बिना पैसों की वजह से चेक अगर डिसऑनर हुआ, फिर भी मेरे ऊपर 138 अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज आपने 3 महीने के बाद चेक को जमा किया। वैसे 3 महीने वाला बाद वाला चेक बैंक कभी एंटरटेन ही नहीं करता है, भले मेरे अकाउंट में पैसे है कि नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। सही बात, झिप लगा, पक्का। आगे, नोटिस फॉर द पेमेंट थ्रू दी, सॉरी, डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू दी नोटिस। नाउ सी, अगर मान लो आज चेक डिसऑनर हुआ, तो लगेज आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। सुनो बात को, मैंने क्या बोला? मैंने आपको चेक दिया, आपने बैंक के पास जमा किया, बैंक से आपने पेमेंट मांगा, बैंक ने चेक का पेमेंट नहीं दिया। सही बात है? दैट मीन्स मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, और बिना पैसों की वजह से चेक डिसऑनर हुआ। लगेज आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करेंगे, नहीं, मेरे को ये बताना होगा ना, नहीं चेक डिसऑनर हो गया आपका करके। तो जब तक कि आप मुझको नोटिस नहीं देते हो, क्या नहीं देते हो? नोटिस नहीं देते हो, तब तक आप मेरे ऊपर 138 का पेनल्टी नहीं लगा सकते। सर ये नोटिस देने का टाइम क्या है? देखिए, द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, होल्डर ड्यू को छोड़ दो, बस पे समझो। पे मींस व्हाट? जिसको पे करना है, मतलब आप। द पे, as the case may be, makes the demand for the payment of the said amount of money by giving the notice in writing. किसको? टू द ड्रॉ, यानी कि मुझको। कितने दिन में? विद इन 30 days of the receipt of information by him from the bank. मीन्स व्हाट? कि आपको बैंक बताएगी कि आपने जिससे भी चेक लिया था उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चेक जमा करने के लिए दिया है वो इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स के वजह से डिसऑनर हो गया है, तो उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर आपने मुझको नोटिस देना है कि भैया देखो, ऐसा ऐसा चेक आपने मुझको दिया था, और ये चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। सही बात है? और उसके अंदर क्या होगा? पेमेंट का रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चेक का पेमेंट तो नहीं हुआ है, अब मेरा पेमेंट कर दो। और अगर उसके बाद भी मैं अगर पेमेंट नहीं करता हूं, देन मेरे ऊपर 130 का पेनल्टी आएगा। और वो पेमेंट मैंने कितने दिन में करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द नोटिस विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज। भाई और बहनों, कितने समय में करना है? विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज। चलिए वापस एक बार यहाँ पे समझिएगा, सीन क्या हुआ है? कम ऑन, ध्यान दो। सीन क्या हुआ है कि ए ने चेक दिया किसको? बी को। बी ने क्या किया? उसको बैंक को दे दिया। बैंक, इसके बैंक के पास आई, इस बैंक ने क्या बोला? पेमेंट नहीं करेंगे। तो क्या लगेज बी ए के ऊपर केस फाइल करेगा? द आंसर इज नो। सीन क्या होगा अभी? अभी बी को इसका नॉलेज आएगा, बी को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस बात की? कि चेक क्या हो चुका है? बोलो, अरे चेक क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। जैसे ही बी को पता चलेगा, बी आगे क्या करेगा? 30 दिन के अंदर क्या देगा? नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? किसको नोटिस देगा? नोटिस टू दी ए, दैट इज दी ड्रॉवर, कि मुझको पेमेंट करो। नोटिस देने के बाद कितने दिन में पेमेंट करने का है? 15 डेज में पेमेंट करने का है। अगर पेमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर 138 का केस बनाएंगे, और फिर वो पेनल्टी आपको लग सकती है। क्लियर मेरी बात? झेप लगा, पक्का? ओके। अगर मान लो इसने 30 दिन में नोटिस नहीं दिया, तो इसने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया, तो सॉरी नोटिस नहीं दिया, तो केस फाइल करने का समय
आपका राइट चला गया, मतलब बी अगर 30 दिन के अंदर ए को नोटिस नहीं देगा तो बी का ए के ऊपर केस फाइल करने का अधिकार निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बी की जगह पे क्या लिखेंगे, इज द पे, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ड्रॉवर। भाई और बहनों पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। इस चार्ट को आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, राइट डाउन दिस चार्ट इन योर नोटबुक। हेडिंग क्या देंगे इसका, सेक्शन 135 अप्लाई अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। सेक्शन 1 अभी ऊपर क्या लिखा हमने कि चेक का डिसऑनर होने का कंडीशन क्या है। अब बात कर रहे हैं कि 138 के अंदर पेनल्टी यानी कि केस फाइल करने के क्या कंडीशंस है, एक बात समझ में है। तो हेडिंग दो आप, कंडीशंस अंडर विच केस कैन बी फाइल अंडर सेक्शन 138, ऐसा लिखो। क्या लिखेंगे, कंडीशंस अंडर विच लिखो, कंडीशंस अंडर विच conditions under which case can be filed, conditions under which case can be filed under section 138, और ये लिख दो। इज इट ओवर, ओके दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऊपर 138 का पेनल्टी कौन से कंडीशंस में लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ साथ कौन से कंडीशन में केस फाइल करेंगे उसका टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार आपके लिए रिवाइज करता हूं, बताएंगे मुझको 138 का पेनल्टी कौन से, सॉरी 113 का केस आपको पेनल्टी कौन से कंडीशन में लगेगा। नंबर 1 चेक इशू किया है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, नंबर 2 चेक किसको इशू किया है, किसी और पर्सन को किया है, चेक इशू करने का रीजन क्या है, टू पे द डेट और हिज लायबिलिटी, चेक क्या हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, किस वजह से, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड। अगर मान लो मैंने चेक डोनेशन के लिए दिया हुआ है और मेरा चेक इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड के लिए अगर डिसऑनर हुआ तो क्या मेरे ऊपर 130 का पेनल्टी आएगा। अगर मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए चेक इशू किया और वो अगर डिसऑनर हुआ तो क्या मेरे ऊपर 130 का पेनल्टी लगेगा, द आंसर इज नो। और पेनल्टी क्या है, जेल अप टू 1 ईयर और अप टू 2 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, दो है, 2 साल का जेल, 2 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, ये पेनल्टी है, ये पेनल्टी है। 2 टाइम्स ऑफ दी, सॉरी 2 इयर्स का जेल और 2 टाइम्स ऑफ दी अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ, यानी कि दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हैं जज अपने हिसाब से, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। पेनल्टी याद रखने का, कंडीशन याद रखने का। बताएंगे अगर मान लो मैंने चेक इश्यू किया और वो डिसऑनर हुआ तो लगेज मेरे ऊपर केस बनाएगा, नहीं, पहले मुझको क्या दिया जाएगा, नोटिस। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से, जिस दिन पेई को पता चलेगा कि चेक डिसऑनर हो चुका है। पेई को कौन बोलेगा, बैंक बताएगा। तो जब बैंक पे को इंफॉर्मेशन देगा कि भैया आपका चेक डिसऑनर हुआ है, उसके अगले 30 दिन के अंदर क्या होगा, चेक,
उसके अंदर, उसके 30 दिन के अंदर क्या होगा, आप पेई ड्रॉवर को नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद 15 दिन के अंदर मैंने पेमेंट नहीं किया तो फिर मेरे ऊपर 138 का केस बनाने के लिए पेई का राइट बनेगा। अगर 30 दिन में नोटिस नहीं दिया तो पेई कैन नॉट फाइल केस ऑन दी ड्रॉवर। जिप लगा, इसके बाजू में लिख दो बस, इसके बाजू में नोट लिखो, इफ पेई डू नॉट file case, sorry, do not give notice to drawer within 30 days, then pay cannot file case, then pay cannot file case under section 138. Is it over? Is it over? चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई और बहनों। नीचे ये वाला पॉइंट छोड़ दो, जाएंगे। Therefore, we may conclude that complaint can be filed after 45 days of the dishonor of check. जैसे कैसे 30 दिन का नोटिस देने का है, 15 दिन का पेमेंट के लिए उसका समय है, तो 15 दिन के बाद ही केस फाइल होएगा। जिस दिन आपका चेक डिसऑनर होगा उसका इन्फॉर्मेशन पे को मिलेगा, उसके 45 डेज के अंदर ही वो केस फाइल करेगा। 45 डेज कैसे आ गए, 30 दिन नोटिस देने के लिए और 15 दिन पेमेंट के लिए। सही बात है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़िएगा और बताइएगा आपको क्या समझा। शांति से पढ़िएगा और बताइएगा क्या लिखा है। इज इट ओवर? क्या लिखा है, कोई समझाएगा मुझको? इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, समझाएगा कोई मुझको? एनीवन? चलो मैं पढ़ूं आपके लिए, क्या लिखा है। एक्स इशूड अ पोस्ट डेटेड चेक टू वाई। व्हाट इज पोस्ट डेटेड? आज मैं चेक इशू कर रहा हूं कुछ अगले दिन का, जैसे आज 22 अगस्त है तो मैंने चेक इशू किया 1 सितंबर का, ठीक है, 1 सितंबर का चेक इशू किया टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। एक एक्स को कुछ पे करना था वाई को, तो उसने 1 सितंबर का चेक दे दिया। फर्दर एक्स इंस्ट्रक्टेड टू द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट अमाउंट इन द अकाउंट। चेक दिया एक्स ने, लेकिन एक्स ने जाके चुपके से बैंक को बोला, सुनना बैंक, मैंने इस नंबर का चेक इशू किया है, इसका पेमेंट करने का नहीं। इसको बोलते हैं स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? स्टॉप, की इसका पेमेंट करने का नहीं। ऐसा कर सकते हैं, हाँ मेरा अकाउंट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Here, in the instance case, 1/3 of the is attracted as and when check is dishonor
on account of stop payment instruction sent by the drawer to the banker in respect of the post date check, irrespective कि उसके अंदर पैसा है या नहीं. मीन्स व्हाट, आज अगर मैं आपको चेक इशू करता हूं और बैंक को चुपके से जाके बोलता हूं कि चेक को पेमेंट करने का नहीं, और स्टॉप पेमेंट की वजह से चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो 138 की पेनल्टी लग जाएगी, भले अकाउंट के अंदर पैसा है या नहीं है. मतलब एक बार चेक इशू हुआ तो आपने उसको पेमेंट के लिए रोकना, तो 138 के अंदर पेनल्टी लगाने का. और एक सिचुएशन है कि ड्रॉवर अगर चेक को इशू करता है और स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को देता है और बैंक इस इंस्ट्रक्शन के तहत चेक का पेमेंट रोक देती है, तो 138 का पेनल्टी लगाने का राइट पेई के पास आ जाएगा. Post-date check is deemed to have been drawn on the date it bears and 3 months of the period for the purpose of 138 is counted from that date. यानी कि बताएंगे अगर मैंने चेक 1 सितंबर का इशू किया है तो चेक वैलिड कब तक है? 3 महीने. कहां से? 1 सितंबर से, आज के दिन से नहीं, बिकॉज जो डेट उस पर लिखा हुआ है उसी के बाद 3 महीने का वैलिड पीरियड होता है. सो एक्स विल बी लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक वंस द चेक इज इशूड बाय द ड्रॉवर. अ प्रिजम्पशन ऑफ 138 मस्ट बी फॉलो. वो छोड़ दो, बस समझना क्या है कि 1 सितंबर के बाद 3 महीने के लिए चेक वैलिड है, और 3 महीने 1 सितंबर के बाद जब भी आते हैं उसके पहले अगर उसने चेक को जमा किया और बैंक ने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन की वजह से चेक का पेमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ड्रॉवर इज लाइबल अंडर सेक्शन 138. क्लियर मेरी बात? ओके. उसके आगे लिखना, भी नोट लिखना, या फिर हेडिंग दे दो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन. नोटबुक में लिखो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन. राइट हम स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस. स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस. ओके, उसके अंदर लिखना इफ ड्रॉवर हैज इशूड द चेक, if drawer has issued the check if drawer has issued the check and subsequently instructed bank and subsequently instructed bank for no payment of the check, for no payment of the check, for no payment of the check, that is stop payment instruction. That is क्या बोलो? स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन. देन नेक्स्ट लाइन पे लिखना the drawer is liable for the penalty under section 138, अंडर सेक्शन 138. क्लियर मेरी बात? अरे हो गया क्या? ओके, नीचे पेनल्टी दिया हुआ है, पेनल्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एक बार शांति से सेक्शन 138 की सारी बातें एक बार पढ़िएगा. 138 के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है शांति से एक बार पढ़िएगा.
टुडे इज वेडनेसडे नो, थर्सडे, टुडे इज थर्सडे. आई वॉज थिंकिंग टुडे इज वेडनेसडे इट्स. ये आपके साथ एक और दिन गुजारने का मौका जो मुझको मिल जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि वेडनेसडे है, लेकिन टुडे इज अनफॉर्चुनेटली इज थर्सडे. सो आपके साथ एक दिन कम गुजारने का हो जाएगा, मुझको भी एक दिन कम हो जाएगा आपके साथ. अच्छा पढ़ लिया आपने. 138 को पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. बस एक दो बातें बची हुई इसके अंदर, उसको फटाफट फिनिश करते हैं. देखिए यहाँ पे प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर. ओके, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बस एक बार मैं पढ़ के निकल जाऊंगा आपको समझा करके. इसको याद करने की गरज नहीं है, याद इसको करना है. ठीक है, याद इसको करना है, उसको याद नहीं करने के. क्या लिखा है? जब भी चेक कोई डिसऑनर होता है, इट शैल बी प्रिज्यूम. मतलब क्या? इट शैल बी प्रिज्यूम, अज्यूम. क्या अज्यूम करना है? दैट द होल्डर ऑफ द चेक, हु इज होल्डर ऑफ चेक, जिसके पास वो चेक है, received the check in the nature of 138 for the discharge of the payment of debt and liability. मींस जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है, हम पहले यही अज्यूम करेंगे कि जो भी पर्सन दैट इज पे हैज रिसीव्ड द चेक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज डेट और लाइबिलिटी. बाद में फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये तो डेट के लिए नहीं था, ये डोनेशन के लिए था, वो बच जाएगा. अदरवाइज यूजुअली जब भी हम कोई केस देखते हैं फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, इट शैल बी ऑलवेज प्रिज्यूम दैट इट इज फॉर द पेमेंट ऑफ डेट एंड लाइबिलिटी. ये प्रिजम्पशन है. इस पे सवाल बनेगा, घंटा सवाल बनेगा. या पूछने एक बात है, ये छोड़ दो. प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब हियर इज रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन as the provision clearly provide that person issuing the check is at the liberty to prove the contrary. रिब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कि जिसको हम लोग आगे दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं. मींस व्हाट? कि पहले जब भी चेक डिसऑनर हुआ, ये केस आपके सामने है, आप क्या समझोगे? कि चेक को पेमेंट ऑफ डेट या लायबिलिटी के लिए इशू किया था. उसके बाद हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं ना कि नहीं नहीं मैंने तो डोनेशन के लिए दिया था. तो ये रिब्यूटेबल है. इस पर सवाल नहीं बनेगा. सवाल जो बन सकता है वो नेक्स्ट पॉइंट पे बन सकता है. इस पॉइंट को रीड करके छोड़ देने का है बस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है. अगर मान लो ऐसा हुआ, सुनो ना बात को, मान लो ए ने चेक इशू किया. ए ने चेक इशू किया किसको? कम ऑन, किसको? बी को. ए ने चेक किसको इशू किया? बी को इशू किया. ठीक है, चेक इशू टू बी. ए ने चेक किसको इशू किया? बी को इशू किया. ये चेक डिसऑनर हुआ ड्यू टू क्या? बोलो, अरे बोलो भाई. इनसफिशिएंसी ऑफ फंड. किसके लिए इशू हुआ? किसके लिए डिसऑनर हुआ? इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड. ठीक है, अब ए के ऊपर बी ने 138 का केस बना दिया. अब ए बोलता है अरे यार मैंने जब चेक इशू किया था तो मेरे दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि ये चेक इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड की वजह से डिसऑनर हो जाएगा, गलती हो गई. मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं तुमको चेक इशू करूं और अकाउंट के अंदर पैसा नहीं होगा और फिर तुम्हारा चेक डिसऑनर हो जाएगा. ऐसे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था. गलती से मिस्टेक हो गया भाई, आई एम सॉरी. समझे बात को? क्या ऐसा डिफेंस ए लगा करके इस पेनल्टी से बच सकता है या नहीं? क्योंकि 3 महीने के लिए चेक वैलिड होता है ना. बी तो 3 महीने में कभी भी इशू कर सकता है, मतलब प्रेजेंट कर सकता है, हाँ कि ना? तो वेदर ए हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन दैट मच अमाउंट फॉर विच ही हैज इशूड चेक. मान लो चेक है 10,000, तो क्या ए की ये जिम्मेदारी है कि वो 3 महीने के लिए 10,000 का बैलेंस अपने अकाउंट में रखे, हाँ कि ना? अगर उसने 10,000 का पेमेंट नहीं रखा, उसने 2 महीने के बाद चेक को जमा किया और चेक हो गया डिसऑनर. ये बोल रहा है अरे यार 2 महीने के लिए मैंने 10,000 रखा हुआ था, अभी मैंने पैसा निकाला. अरे 2 महीने पहले कर देता तो हो जाता ना पेमेंट. देखो शपथ सांग तो मेरे दिमाग में ऐसे बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको चेक इश्यू करूं और मेरे अकाउंट में पकड़ पैसे नहीं होंगे और तुम्हारा चेक डिसऑनर हो जाएगा. मतलब ऐसा पेमेंट करने का नहीं, ये मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं. मैंने तो जेन्युइनली चेक दिया था. लेकिन अभी हो गया, छोड़ दो. अभी कई के लिए बात को आगे बढ़ा रहे हो, रफा दफा कर दो बात को. क्या इस बिना पे ए अपनी लायबिलिटी से बच सकता है या नहीं? द आंसर इज नो. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट शैल नॉट बी अ डिफेंस. डिफेंस मतलब व्हाट? कि अपने आप को बचाव में बोलने के लिए. इन द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब कि केस, फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉवर हैड
no reason to believe that when he issued the check, that check may be dishonored on the present man by the reason stated in that section. मतलब insufficiency. मतलब आज वो ऐसा नहीं बता सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता है कि भैया मैंने जब चेक इशू किया था, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ऐसा नहीं बोल सकता है कि व्हेन आई इशूड द चेक, ये क्या बोल रहा है अभी कि मैंने जब चेक इशू किया था, कि चेक डिसऑनर हो जाएगा बाय इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड, ऐसा मेरे को दिमाग में आया ही नहीं था। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसकी वजह से चेक जब प्रेजेंट करोगे तो डिसऑनर होगा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड, ऐसा मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैंने तो यूजुअली जनरली चेक इशू किया था, अब हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, छोड़ दो मुझको। क्या ऐसा डिफेंस वो लगा सकता है? इसका मतलब क्या, मैंने खून किया, अरे यार मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था खून करने का, बस मैंने चाकू लिया, ऐसा घुपस दिया, मेरे को लगा बच जाएगा, लेकिन मर गया ये तो। I had no reason to believe that the person will be killed. ऐसा हो सकता है क्या कभी? मारने के बाद ऐसा बोल सकता है क्या? है? कि ना, जैसे हम लोग छोटे, जब बहुत छोटे थे तो अपने भाई बहन के साथ WWF खेलते थे, खेला कि नहीं खेला? नहीं खेला WWF? ऐसा उठा के फेंक के मैं उसको मारा, उसको कोच पैसल पटक दिया, बेड पे उसको पटक दिया, ऐसा उठा करके मार, अरे किया कि नहीं किया? कजन के साथ जब लोग सब एक साथ मिलके हम लोग दिवाली की छुट्टी में या मई महीने की छुट्टी में मिलते थे तो जब बदमाशी करते नहीं करते थे, तो गलती से मान लो किसी को पटक दिया ऐसे ही और उसको लग गई, तो बताएंगे क्या आपने उसको लगने के इंटेंशन से उसको फेंका हुआ रहता है? नहीं, तो उस टाइम पे बोल सकते हो ना, अरे यार मेरे को नहीं पता था तुझको लग जाएगी यार, मैंने तो ऐसे ही मार दिया उसको। क्या ये रीजन, क्या ये वो डिफेंस रख सकता है? आप जानबूझ के थोड़ी ना किया है, ये तो खेल कूद में हो गया। अब खेल कूद में क्या चेक डिसऑनर होता है? क्या यही बात आप इस टाइम में भी बोल सकते हैं, अरे नहीं यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि चेक डिसऑनर हो जाएगा, मैंने तो जेन्युइनली चेक को इशू किया था, अब डिसऑनर हो गया तो मैं क्या ही करूं, ऐसे बोल सकता है क्या? यही बोला है सेक्शन 140 के अंदर। भाई और बहनों बात समझे? बात समझे क्या? लिखो, लिखो हेडिंग दो, डिफेंस, डिफेंस नॉट अलाउड, डिफेंस नॉट अलाउड, डिफेंस नॉट अलाउड, डिफेंस नॉट अलाउड। डिफेंस नॉट अलाउड। उसके अंदर लिखना डिफेंस अंडर सेक्शन 138 इज नॉट अलाउड, defense under section 138 not allowed, defense under section 138 is not allowed if drawer states that if drawer states that he had no reason to believe he had no reason to believe that check will be dishonored, check will be dishonored, check will be dishonored due to insufficiency of the fund, due to insufficiency of the fund when he issued the check, when he issued the check। भाई और बहनों क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? हाँ कि ना? ओके चलिए, यहाँ पे आपका 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सही बात है। इसके अंदर आपको सवाल क्या क्या बन सकता है?
एक तो आपको मीनिंग पूछ सकते हैं, या फिर उसका स्पेसिमन पूछ सकते हैं, या फिर उसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। चेक के अंदर बस एडिशनल कौन सा पॉइंट आएगा, सेक्शन 138 वाला, कि बताओ कौन से कंडीशंस पे 130 का पेनल्टी लगेगा। नंबर 2, कौन से कंडीशन में केस बना सकते हैं, और ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकता है। उसके पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात आपको क्लियर है? आई वी गॉट एन आइडिया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2, मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। सेम गोज विद द बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम गोज विद चेक। बस चेक के लिए एडिशनल पॉइंट कौन सा है, 138 का पेनल्टी का कंडीशन, 138 के केस के कंडीशंस, और अभी ये वाला पॉइंट। सही बात, अरे जेप लगा, पक्का आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अभी हमने प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाया है, अब उसको प्रेजेंट करना है। देखो बना के छोड़ना थोड़ी ना है, मैंने अगर मान लो प्रोमिसरी नोट बना के रख दिया, अब उसको प्रेजेंट भी तो करना होगा ना पेमेंट के लिए, क्या ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे उसको? बनाया क्यों है, पेमेंट के लिए बनाया हुआ है। तो नाउ कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, सबके कान खुले अभी, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर ये डिस्कशन क्लियर है तो अगला 10-15 मिनट का डिस्कशन आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, क्या बोला मैंने, किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फॉर टू रीजंस, फॉर टू रीजंस। बताएंगे वो रीजन कौन कौन से होंगे? वेरी गुड, एक तो किसके लिए बोलो, एक्सेप्टेंस के लिए, या फिर किसके लिए, पेमेंट के लिए। क्या ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी है? अच्छा, एक्सेप्टेंस के लिए क्यों प्रेजेंट करना है? बिकॉज जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट पेएबल एट साइट है, उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक वो पेमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। फॉर से, अगर मान लो मैंने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे आपको पता है कि वो क्या हो सकता है, एक तो क्या होगा, वो ऑर्डर होगा, या फिर क्या होगा, बियरर होगा, हाँ कि ना, या फिर वो क्या होगा, डिमांड होगा, या फिर टाइम होगा। सही बात है। अब आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने गलती करा है, कैलकुलेशन ऑफ द डेज ऑफ मैच्योरिटी नहीं बोला हुआ है, तो उसकी वजह से इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। बोलो होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं है तो क्या है, अभी नहीं है तो नहीं है तो क्या करें, कि कैसे डेज ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने करा होगा कि 2 मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर, तो आपको करना क्या है, डेट पकड़ना है, 2 महीने काउंट करने, उसके अंदर 3 दिन ऐड करने, डेट ऑफ योर मैच्योरिटी। आपने करा होगा शायद से अकाउंटिंग के अंदर, तो सेम है, वो पहले लॉ के अंदर था, इंटर में था, फाउंडेशन में जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया तो उसमें से वो निकाल दिया। ओके, बिकॉज ऑलरेडी आप अकाउंट्स में वगैरह उसको करते हो, इसलिए लॉ से उसको निकाल दिया है। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको उसका कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ मैच्योरिटी क्लियर है, हाँ कि ना। चलिए, अब उसके अंदर एक पॉइंट था कि मैंने लिखा है कि 10 days आफ्टर साइट पे मी, सॉरी, और माय ऑर्डर, क्या लिखा है, पे मी और माय ऑर्डर, a sum of rupees so and so whatever it is, you tell me ये negotiable instrument, ये bill of exchange कब पेएबल है, ये negotiable instrument कब पेएबल है, कोई बताएगा? यस बेटा, जब उसका एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद। एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट के लिए लायबल है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करें, नहीं आप ही बताओ, डेज ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करें, आपको और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर, विच इंफॉर्मेशन यू वांट राइट नाउ? वेरी गुड, बनाया नहीं, बनाया नहीं, बनाया तो कभी भी बनाया, चलो जो भी है, आपको क्या चाहिए, कौन सा डेट? चलो, इंस्ट्रूमेंट का डेट है 10 अगस्त, आगे। साक्षी जी,
तो आपको क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए ना, क्या डर रहे हो इतना? अरे क्या इतना डरने की गरज है क्या? मैं क्या तुमको ऐसा AK-47 से उड़ाने वाला हूँ क्या गलत आंसर पे? अरे तुमको पता है ऑलरेडी आंसर, बस तुम डर रहे हो बताने। क्या डरना है इसके अंदर? आजू बाजू वाले कुछ नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? कम ऑन सर, मुझे एक बात बताओ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? सही बात है। तो फॉर से डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 15 अगस्त 2024। तो आप मुझको बताना व्हाट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दिस बिल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 दिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अब बताओ, 15 में 10 जोड़ना है तो 15 गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? 15 में 10 जोड़ना है तो काउंटिंग 15 से होगा कि 16 से होगा? 5 में 3 जोड़ने तो अब क्या करते थे? 5 से गिनते थे कि 6 से गिनते थे? तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। 15 में 10 जोड़ना है तो 15 16 से आगे पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक मैथ से भाई। तो मतलब 5 में 3 जोड़ने तो कितना आता है? 8 आता है ना, कि 9 आता है? ये 9 आना चाहिए। 5 के बाद 3 जोड़ना है, 6 7 8, उसको छोड़ना है, 9th वाला लेना है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। तो वैसे भी 15 में 10 जोड़ने के बाद कितना आता है? 15 के बाद गिनना शुरू करेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26 ले 25 ले, 26 लेके 25 ले। अरे 25 लेने का है ना। 5 में 3 जोड़ेगा तो 8 आता है, 15 में 10 जोड़ा तो 25 आता है। तो वही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर भी। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 26 लो कि 25 लो। अरे क्यों लेने का 26? 10 में 15, 15 में 10 जोड़ा 25 आता है, 5 में 3 जोड़ा कितना आता है? 8 आता है। हाँ कि ना? हाँ। अब आया कितना बोलो? 25 अगस्त। लेकिन क्या ये डेट है? नहीं, आपको क्या करना? 3 दिन ऐड करना होगा। अब 25 में 3 जोड़ो, 25 26 27, 26 27 और 28 29 लू। ड्यू डेट कैलकुलेट करना है रे भाई। कितना आएगा? 28 अगस्त। सही बात है। दैट मीन्स ऐसे प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है? पेबल आफ्टर साइट, वट एवर, 10 days आफ्टर साइट, 1 month आफ्टर साइट, that means this bill of exchange has to be first presented for acceptance. अगर उसने एक्सेप्ट किया तो पेमेंट के लिए ड्यू हो जाएगा वट एवर कंडीशन दे हैव स्टेटेड देयर इन, लाइक दैट 10 days 1 month वट एवर। अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, अरे ऊपर लिख के दिया था ना नालायक मैंने तुमको। अगर एक्सेप्ट हुआ तो पेमेंट के लिए लायबल है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या माना जाएगा? ये डिसऑनर ड्यू टू, क्या बोलो, नॉन एक्सेप्टेंस। सही बात है। क्या इस वजह से ड्रॉवर ड्रॉवी पे केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। और अगर पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट मिला तो ठीक है, और पेमेंट नहीं मिला तो डिसऑनर ड्यू टू, क्या बोलो, नॉन पेमेंट। बताएंगे क्या ये बेसिक फंडा आपको क्लियर है? अगर ये बेसिक फंडा क्लियर है तभी आपको अगला डिस्कशन प्रेजेंटमेंट का क्लियर होने वाला है। एक बार वो एक्सेप्ट हुआ तो फिर उसको कहां पे लेके जाया जाएगा? पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेंगे। अगर ये बिल आफ्टर साइड पेएबल है तो, अगर ये आफ्टर साइड नहीं है तो, आफ्टर साइड नहीं है तो क्या उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करेंगे? नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज वैसे नहीं होती है। ऐसे ही बिल जो आफ्टर साइट होते हैं उसको ही एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होता है। आई बात समझ में? अदरवाइज फिर कभी आफ्टर साइट का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। लॉजिक समझो मैं क्या बता रहा हूं आपको। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा एक्सेप्टेंस की गरज होती तो आफ्टर साइट वाले बिल का कभी कॉन्सेप्ट आता ही नहीं दुनिया में। अगर मैंने मान लो रेगुलरली ऐसा लिखा, क्या लिखा? 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माई ऑर्डर। बताएंगे आप लोग पेमेंट कब करना है? 2 महीने प्लस 3 दिन। हाँ कि ना? हाँ। अगर मान लो मैंने बिल बनाया 2 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर, और मैंने साइन करा, बस आपसे एक्सेप्ट नहीं करवाया, आपको पता ही नहीं कि मैंने बिल बनाया ऐसे करके, और मैंने आपको 2 महीने के बाद आपके पास बिल मांगने के लिए आ गया, तो यू कैन आस्क मी ना कि ये बिल का है भाई। अगर मैंने आपको बिना पूछे बनाया तो यू कैन प्रूव कि भैया मैंने तो इसको कुछ पैसे देने ही नहीं है। हाँ कि ना? आप पेमेंट नहीं करोगे इन अ वे। लेकिन अगर हमारे सामने अगर बिल बना रहा है, मतलब मैं और आप साथ में मिलकर बिल बना रहे हैं, और मैंने बस अपना साइन किया, आपका साइन नहीं लिया, तो क्या बिल वैलिड है? बिकॉज कोई डेट बना है पहले। वो 10 लाख का घड़ी याद है क्या?
कौन गया था? पार्थ तुम गए थे ना? तो पार्थ 10 लाख का गाड़ी लेने के लिए गया था, तो पार्थ को पता है ना कि भैया मैंने उसको 10 लाख पे करने हैं, उसीलिए वो बिल बना रहा है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या उसके लिए पार्थ के एक्सेप्टेंस की गरज है? अगर वो आफ्टर साइट नहीं है तो एक्सेप्टेंस की गरज नहीं है, वो इन वे वैसे ही लाइबल हो जाएगा पे करने के लिए, समझेगा? और अगर आफ्टर साइट बना है तो पार्थ का पहले एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा और फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना होगा। लॉजिक क्लियर है क्या? ये बात आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। मार्केट में बस अभी यही चल रहा है क्या कि बिल ऑफ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस की गरज है तभी लायबल होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की गरज होती तो ये आफ्टर साइट बिल जिंदगी में कभी होती ही नहीं, क्योंकि आफ्टर साइट वाले बिल और नॉर्मल बिल इसके अंदर कोई डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तभी तो बनाए अलग अलग। इस बिल में उस बिल में कोई तो डिफरेंस है ना। इसको एक्सेप्टेंस की गरज है क्या? इसको एक्सेप्टेंस की गरज है क्या? और इसको एक्सेप्टेंस की गरज है। भाई और बनो पॉइंट समझे? अगर ये लॉजिक आपको क्लियर है तो अगला डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। फटाफट एक काम करेंगे, इसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे प्रेजेंटमेंट और इसको लिखेंगे। इज इट ओवर? ओके, चलिए। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे कल के लेक्चर पे शुरुआत करेंगे, ठीक है? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो 2-3 क्वेश्चंस है जो हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए आ सकते हैं। बाकी सारा मसाला टाइप दिया हुआ है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की गरज नहीं है, ठीक है? तो आज का लेक्चर क्या आपको क्लियर है? एनी डाउट सो फार? ओके, तो आज का लेक्चर रुक जाते हैं, कल मिलेंगे विद द डिस्कशन ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल हमको ये प्रेजेंटमेंट खत्म करके आगे तक बढ़ना है, मतलब कि रूल्स फॉर कॉम्पेंसेशन वगैरह इसको डिस्कस करना है। एंड देन सैटरडे के लेक्चर पे हमको काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, दिस वन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में? इसको हमको कवर करना है, तो कल का टारगेट और उसके ऊपर सैटरडे का ये अपना टारगेट होगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे डाले हुए हैं, ओके? एक बार उसको गो थ्रू करिएगा। अगर आपको राइटिंग का समय नहीं मिल रहा है देन एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को रीड करिएगा और उसके आंसर को रिकलेक्ट करने की कोशिश करिएगा।
ऐसा ना चाहिए कि राइटिंग का समय नहीं मिल रहा है इसलिए आप उसको देख ही नहीं रहे हो। नहीं मिल रहा है इस समय तो एक बार देखना जरूर और उसके आंसर को रिकलेक्ट करने की कोशिश करना इन योर माइंड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।